हेलो दोस्तों, N3 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए MPG के 3000 क्वेश्चन सीरीज़ का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आपको पिछले 2 पार्ट भी पसंद आए होंगे। ये टॉप 30 MCQ आपको एग्ज़ाम में दिखने ज़रूर मिलेंगे। आपको इन क्वेश्चन का एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो लोग इस चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला ज़िला कौन सा है? तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर नौगांव। जो इसका जो टेम्परेचर है वो था 49 डिग्री सेल्सियस पर। बट अभी तक जो इसका जो अपडेट दिया गया है इसका पुराना वाला वो है विदिशा, जो हमारा था 48 डिग्री 7 सेल्सियस पर। तो अगर आपको ये विदिशा अगर ऑप्शन में आंसर दिया जाए तो आपको विदिशा लगाना है। अगर आपको छतरपुर दिया जाए तो छतरपुर लगाना है। छतरपुर इसकी लेटेस्ट अपडेट है, बट अभी और कई जगह इसकी ज़्यादा अपडेट नहीं दी गई है, तो आंसर कोई भी आ सकता है। अगर विदिशा और छतरपुर दोनों दी जाएँ तब भी हमको छतरपुर ही लगाना है। अगर छतरपुर नौगांव ना दिया जाए तो ही हमको विदिशा लगाना है। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। दूसरी जलोढ़ मिट्टी। तीसरी मिश्रित मिट्टी। चौथी कछारी मिट्टी। और पांचवी है इसकी लाल मिट्टी। तो ये पांचों की पांचों आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। ये कछारी मिट्टी ही एक ही बार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी में जो इसका लाल रंग जो होता है वो हमारा लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। और जो इसमें पीला जो रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण होता है। और ये पूरे मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे तो लाल पीली मिट्टी में हम कोई भी खेती कर सकते हैं, बट इसमें धान की खेती फेमस है। धान की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है इसके और भी उपनाम है, जैसे कि हम इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश के कुल 47% क्षेत्रफल में भी पाई जाती है। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक गहरी काली मिट्टी, दूसरी साधारण काली मिट्टी और तीसरी छिछली काली मिट्टी। क्लियर है? काली मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ जो ये मिट्टी है ये ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से में? ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? रेगुर मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी जो है ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बुंदेलखंड में। क्लियर? और इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कौन से अनाज उगाए जाते हैं? मोटे अनाज। क्लियर है? ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मालवा का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, मिश्रित मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है? और आपको अगर बताया जाए मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इतना क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं, इसीलिए सही इसका आंसर कौन सा है? रेगुर मिट्टी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी के लावे से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के लावे से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका होता है? काली मिट्टी का। अगर बात की जाए लाल पीली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका सही आंसर है गोंडवाना के सैल समूह से। इसका निर्माण कहाँ से होता है? गोंडवाना के सैल समूह से। इसको आप नोट कर लीजिएगा, सैल समूह। क्लियर? और अगर मिश्रित मिट्टी की बात की जाए तो ये मिश्रित मिट्टी लाल पीली काली मिट्टी का एक मिश्रण होता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है बेतवा नदी, ताप्ती नदी, सिंध नदी, यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती है। अब अगर आपसे बात की जाए भ्रंश घाटी में एक नर्मदा नदी भी बहती है। एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों की दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब बात की जाए नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी के बीच बहती है। क्लियर? जो नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित नहीं है? अमरकंटक, जबलपुर, ओमकारेश्वर और रतलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतलाम। रतलाम जो है वो चंबल नदी के तट पर है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा भी गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है तवा नदी, दूधी नदी, बारना नदी और शिप्रा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है वो
चंबल नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की? चंबल नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? शिप्रा नदी, काली सिंध नदी, तवा नदी और बनास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा नदी। और ये तीनों की तीनों चंबल नदी की सहायक नदी हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुमरागांव रायसेन, शिवपुरी, मैहर सतना या फिर सिरोंज विदिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोंज विदिशा। क्लियर है? अगर बात की जाए रायसेन से किसका उद्गम होता है, तो रायसेन से होता है बेतवा नदी का। क्लियर? और मैहर सतना से होता है टोंस नदी का। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। कुमरागांव रायसेन से बेतवा नदी का होता है और मैहर सतना से टोंस नदी का होता है। और जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो सिरोंज विदिशा से होता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोंस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो जस्ट पहले आपको बताया था अभी, मैहर सतना, कुमरागांव रायसेन, शिवपुरी और पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैहर सतना। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालवा की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? सोन नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी और गोदावरी। तो मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? शिप्रा नदी को। क्लियर है? अब अगर बात की जाए एमपी की गंगा किसे कहते हैं, तो एमपी की जो गंगा है वो कहते हैं हम बेतवा नदी को। क्लियर है? और नॉर्मली एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। वो किसका हो जाएगा? दक्षिण भारत की गंगा। एक क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा है। और मालवा की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? शिप्रा नदी। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है शिप्रा नदी, बेतवा नदी, बेनगंगा नदी और सिंध नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनगंगा नदी। इसको अपर बेनगंगा परियोजना भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं इसको? अपर बेनगंगा परियोजना। क्लियर है? ठीक। और ये एमपी और महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। और अगर एमपी में कौन कौन से ज़िले को लाभान्वित करती है, तो कौन कौन से हैं वो? एक है बालाघाट और दूसरा है सिवनी। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है चंबल नदी, बेनगंगा नदी, माही नदी और सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओमकारेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है खरगोन, खंडवा, मंदसौर और उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में स्थित है। अगर खंडवा की बात की जाए तो यहाँ पर एक इंदिरा सागर परियोजना भी स्थित है।
कौन सा? खंडवा में ही इंदिरा सागर परियोजना। क्लियर। और अगर बात की जाए खरगोन की, तो खरगोन में एक महेश्वर परियोजना है, वो भी स्थित है, महेश्वर परियोजना। क्लियर है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ओमकारेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में स्थित है। खंडवा में एक और परियोजना स्थित है जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। और खरगोन की बात की जाए तो खरगोन में एक महेश्वर परियोजना भी स्थित है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी और बीहड़ नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मंदसौर, सतना, शहडोल, राजघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहडोल। और ये बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? सोन नदी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकर्ता कौन थे? मेघा पाटकर, बाबा आमटे, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकर्ता मेघा पाटकर भी थी और ये बाबा आमटे भी थे। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोवट परियोजना, हलाली परियोजना, देजला देवला परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हलाली परियोजना। क्लियर है। और अगर आपसे बात की जाए ये जो जोवट परियोजना है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शहीद चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। और ये देजला देवला जो परियोजना है इसको भीमा नायक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर समझ लीजिए। सम्राट अशोक सागर परियोजना जो ये है इसको हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ये जोवट परियोजना है इसको शहीद चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये देजला देवला परियोजना भीमा नायक के नाम से जाना जाता है, भीमा नायक परियोजना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोवट परियोजना, राजघाट परियोजना, हलाली परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजघाट परियोजना। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार शतक किसकी रचना है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि, या फिर केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। क्लियर। भर्तृहरि की और भी रचनाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ की जिसकी एक ये श्रृंगार शतक है, इसी के साथ की है एक नीति शतक। कौन सी? नीति शतक। क्लियर। इनकी एक और रचना है जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वैराग्य शतक। क्लियर है। तो एक इनकी श्रृंगार शतक, नीति शतक और ये वैराग्य शतक, तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी केशवदास की रचना है? छंदमाला, कविप्रिया, रसिक प्रिया या फिर महावीर चरित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर चरित। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबोध पचासा नामक रचना किसकी है? ऑप्शन है बाणभट्ट, भूषण, पद्माकर और भवभूति। तो प्रबोध पचासा नामक जो रचना है वो पद्माकर की है। क्लियर है? इनकी और भी रचनाएं जैसे कि गंगा लहरी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी एक और है यमुना लहरी, ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का लोकगीत नहीं है? ऑप्शन है आल्हा गीत, भोला गीत, फाग गायन या फिर निर्गुणिया गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुणिया गीत। क्लियर है? ये जो निर्गुणिया गीत है ये मालवा का है। कहाँ का है ये? मालवा का। क्लियर है? अगर आपसे बात की जाए आला गीत की, तो आला गीत किस कारण गाया जाता है? तो आला गीत बारिश के समय गाया जाता है। किसके समय? आप नोट कर लीजिएगा, ये बारिश के समय गाया जाता है। क्लियर? और ये जो भोला गीत है ये जब हम कथा करते हैं उस टाइम पर गाया जाता है। और फाग गायन को तो सबको पता होगा, फाग गायन होली के अवसर पर गाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का गीत नहीं है? तो आला गीत, भोला गीत और फाग गायन, ये तीनों को तीनों बुंदेलखंड के गीत हैं। क्लियर है? और इनको हमने ये भी बताया कि आला गीत किस कारण गाया जाता है, भोला गीत किस कारण गाया जाता है और फाग गायन। तो इसका सही आंसर है निर्गुणिया गीत, ये मालवा का गायन है। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाग गायन मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है निमाड़ अंचल, मालवा क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर सभी जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी जगह। जो फाग गायन है ये होली के अवसर पर गाया जाता है और ये पूरे एमपी में गाया जाता है, निमाड़ अंचल में भी, मालवा में भी और बुंदेलखंड में भी। क्लियर है? तो ये हुए हमारे आज के पूरे 30 क्वेश्चन, और ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका रिवाइज़ करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।